ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए फाइनेंशियल प्लानिंग करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं। तो दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए आपको सबसे पहले रिस्क प्रोफाइलिंग करनी होती है। अब रिस्क प्रोफाइलिंग में लोगों को लगता है कि अगर मेरी एज कम है मतलब मैं हाई रिस्क ले सकता हूँ, बट रिस्क प्रोफाइलिंग में हमें इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग को आप इंटरनेट पे अवेलेबल फ्री रिस्क प्रोफाइलिंग टूल्स की हेल्प से कर सकते हैं। आपको सिर्फ गूगल में सर्च करना है फ्री रिस्क प्रोफाइलिंग टूल, आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। इसमें से किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करके सिर्फ कुछ क्वेश्चंस के जवाब देकर आप जान सकते हैं कि आपके हिसाब से कितना रिस्क लेना सही है। अब जब आप अपने रिस्क को समझ चुके हैं तो अब आपको अपने रिस्क के हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सीधा इन्वेस्टमेंट पर कूद पड़े, इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, पहले उनके बारे में जानते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है इमरजेंसी फंड बनाना। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर कोविड जैसी कोई प्रॉब्लम आ जाए या सडनली आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ जाए या सिंपली कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो आप उस पैसे का यूज़ कर सकें। थंब रूल के हिसाब से आपको अपनी मंथली सैलरी का कम से कम 6 गुना पैसा अपने इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए और इस पैसे को आपको सेफेस्ट ऑप्शन जैसे कि एफडी में रखना चाहिए। अब जब आपके पास इमरजेंसी फंड है तो सेकेंड स्टेप में आपको ज़रूरत है इंश्योरेंस की। आई नो अब आपको लग रहा होगा कि मैं बोलूंगा अभी जाइए इस वेबसाइट में और अपना इंश्योरेंस करवाइए, बट ऐसा नहीं है। ये मेरा जेन्युइन ओपिनियन है। इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर किसी भी अनफॉर्चुनेट रीज़न की वजह से फैमिली के अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है तो उस फैमिली को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सफ़र करना पड़ सकता है, बट क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि अभी क्या ही होना है इसलिए हम इंश्योरेंस को इग्नोर करते हैं। तो आप ये गलती ना करें, स्पेशली अगर आप अपनी फैमिली में अकेले कमाने वाले व्यक्ति हो। इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस ले लोगे तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, साथ ही आप सिक्योर्ड भी फील करोगे, जिससे इन्वेस्टमेंट करते वक्त आप रैशनल डिसीजन ले पाओगे। अब सवाल उठता है कि कौन सा इंश्योरेंस लें, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत टाइप के होते हैं और सभी के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। तो अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस सबसे सस्ता पड़ता है और इसमें एडिक्वेट लाइफ कवर भी मिल जाता है। इवन 1 करोड़ तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपको 6 से 7 हज़ार रुपए तक में मिल जाता है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। इसके साथ ही एड ऑन के तौर पर आप एक्सीडेंट कवर और क्रिटिकल इलनेस कवर भी ले सकते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ की अनसर्टेनिटी तो आपने इंश्योरेंस से कवर कर ली है, पर आपका जो मेडिकल एक्सपेंस है उसको भी कवर करना ज़रूरी है क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन इस साल 15% से भी ऊपर चल रहा है। तो अगर किसी भी फैमिली मेंबर के साथ कोई हेल्थ इश्यूज आते हैं तो इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो सकती है, तो ठीक ठाक कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस भी ज़रूर लें। अब जब हमने इंश्योरेंस प्लानिंग कर लिया है तो अब हम लोन्स पे आते हैं। देखो, वैसे तो आपको पता है कि मैं लोन्स लेना रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट कुछ लोगों के लिए लोन लेना ज़रूरत नहीं बल्कि मजबूरी होती है। इसके अलावा इंडिया में हर मिडिल क्लास का सपना होता है खुद का घर बनाना, अच्छी एजुकेशन लेना, जिसके लिए कई बार लोन लेना पड़ जाता है। तो अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं या आपने लोन ले रखा है तो उस लोन को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है गुड लोन और दूसरा है बैड लोन। गुड लोन में एजुकेशन लोन, होम लोन आ सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन लोन से आप एक नया स्किल सीख रहे हैं जिससे आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। वहीं अगर आप घर खरीद रहे हैं तो वो वैसे तो एसेट नहीं है, लेकिन उसको आप एक एसेट मान सकते हैं क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर्टी होगी और इससे आपका रेंट भी बचेगा। साथ ही होम लोन में इंटरेस्ट रेट भी सबसे कम होता है और टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, इसलिए ये लोन लेना सेंसिबल है। लेकिन अगर आप किसी अननेसेसरी चीज़ के लिए पर्सनल लोन लेते हैं या आपके पास क्रेडिट कार्ड के लोन ड्यू चल रहे हैं तो ये एक बैड लोन है जिसे आपको जल्दी से जल्दी पे करना चाहिए, क्योंकि इन लोन्स पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जहां होम लोन 7 से 8% के इंटरेस्ट रेट पर मिल जाता है, वहीं पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट 12% से शुरू होकर 19% तक जा सकता है। और क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो उसका इंटरेस्ट रेट एनुअली 36 से 45% तक पहुंच सकता है। तो सबसे पहले तो लोन्स को अवॉइड करो। फिर भी लोन लेना पड़ रहा है तो सिर्फ ज़रूरत या मजबूरी में लोन लो, और अगर लोन ले लिया है तो उसे जल्दी से जल्दी पे करो। साथ ही एक थंब रूल भी जान लो कि आपकी जो मंथली ईएमआई है वो आपकी सैलरी के 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि आप अपना खर्चा आसानी से चला पाओ। अब जब लोन्स की बात हो गई है तो टैक्स प्लानिंग भी कर लेते हैं। टैक्स प्लानिंग का मतलब है कि इनकम टैक्स पर जो जो डिडक्शंस अवेलेबल हैं आपको वो सभी डिडक्शंस लेने चाहिए ताकि आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा हो।
मान लो आपकी एनुअल इनकम 4,80,000 रुपए है, तो आपके लिए टैक्स प्लानिंग करना काफ़ी आसान है, क्योंकि पहले 2.5 लाख रुपए की जो इनकम है वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ जाती है। इसके बाद 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो अब बचता है 1,80,000 रुपए। इसमें 1.5 लाख तक का डिडक्शन सेक्शन 80C के अंदर आ जाएगा, जिसमें आप जो लाइफ इंश्योरेंस लेंगे उसका प्रीमियम और PPF या ELSS स्कीम के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको भी आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेक्शन 80D के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम को भी डिडक्ट करवा सकते हैं, जिसके बाद आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो 0 हो जाएगी। अगर आपकी इनकम इससे भी ज़्यादा है तो आप NPS में इन्वेस्ट करके 50,000 रुपए तक का एडिशनल टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। और अगर आप पे होम लोन चल रहा है तो आप प्रिंसिपल अमाउंट पे 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं और इंटरेस्ट अमाउंट पे एडिशनल 2 लाख तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि है गोल प्लानिंग करना। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो या म्यूचुअल फंड्स में, उसमें आपको अपने गोल्स के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करोगे तो जब भी मार्केट 1-2% भी गिरेगा तब भी आप टेंशन में आ जाओगे और फिर YouTube में जाके सर्च करोगे कि मार्केट क्यों गिर रहा है, हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं, और ऐसे आप परेशान रहोगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स को डिफाइन कीजिए, फिर आपके जितने भी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए ही मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। तो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको गोल प्लानिंग करना सिखाता हूँ, जिससे आप अपने गोल्स को भी प्लान कर सकते हैं। मान लेते हैं आपका नाम मिस्टर एक्स है, आपकी एज 25 ईयर्स है और आपकी मंथली सैलरी 40,000 रुपए है, और आपके 4 गोल्स हैं: रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन, खुद का घर खरीदना और एक कार खरीदना। इसके अलावा भी आपके बहुत टाइप के गोल्स हो सकते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट से 1 करोड़ कमाना, ये भी एक गोल हो सकता है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। फिलहाल हम इन 4 गोल के हिसाब से गोल प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप मिस्टर एक्स हैं जो 40,000 रुपए महीना कमाते हैं और आपके 4 गोल्स हैं। तो अब हम इन चारों गोल्स को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल प्लान बनाएंगे, जिससे आप इन्हें ईजिली अचीव कर पाएं। यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि मिस्टर एक्स अपने बजट को कंट्रोल कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सैलरी का 50% यानी 20,000 रुपए अपनी जरूरतों की चीजों पर खर्च करते हैं, लेकिन वो अपने शौक पर अपनी सैलरी का 30% ना खर्च करके, जो कि 50-30-20 रूल कहता है, वो 25% ही खर्च करते हैं। यानी 20,000 रुपए वो अपनी जरूरत पे खर्च कर रहे हैं और 10,000 रुपए वो अपने शौक पे खर्च कर रहे हैं, और बचे हुए 10,000 रुपए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आइए उनके गोल्स को प्लान करते हैं। मैं आपको सिर्फ गोल प्लान करना सिखा रहा हूँ, तो ये सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर आपके गोल्स इससे बड़े हैं तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मिस्टर एक्स का सबसे पहला गोल है फ्लैट खरीदना, जिसकी आज के टाइम पर कॉस्ट है 25 लाख रुपए। वो इस गोल को 20 साल बाद अचीव करना चाहते हैं। तो अगर 6% की रेट से इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाए तो आज जिस फ्लैट की वैल्यू 25 लाख रुपए है, 20 साल बाद उसकी वैल्यू अप्रॉक्स 80 लाख रुपए होगी। यानी 20 साल बाद उस फ्लैट को खरीदने के लिए उन्हें 80 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो इस गोल को अचीव करने के लिए उन्हें 4,100 रुपए की हर महीने SIP करनी पड़ेगी। और क्योंकि आपकी सैलरी भी हर साल बढ़ेगी, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपकी सैलरी हर साल 10% बढ़ेगी, तो आप अपनी SIP को भी हर साल 10% के रेट से इंक्रीज कर सकते हैं। यानी अगर इस साल आप 4,100 रुपए की SIP कर रहे हैं, तो अगले साल आप 4,100 रुपए प्लस उसका 10%, जो कि 410 रुपए होता है, यानी 4,510 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आप 4,100 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और हर साल 10% के रेट से अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते हैं, जिसमें हम 12% का रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 20 साल बाद इसकी वैल्यू लगभग 80 लाख रुपए ही होगी। यानी इससे आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अब क्योंकि हमने सिर्फ 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट एस्टिमेट किया है, तो इस गोल को अचीव करने के लिए इंडेक्स फंड सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा इंडेक्स फंड में भी सेंसेक्स फंड को चूज करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि पास्ट डेटा से हमें पता चलता है कि छोटे मार्जिन से ही सही, लेकिन हमेशा सेंसेक्स ने निफ्टी को बीट किया है। क्योंकि सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स हैं जबकि निफ्टी में 50 स्टॉक्स होते हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो का फायदा सेंसेक्स में इन्वेस्ट करने से मिलता है। तो आप इस तरह से अपना घर खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आपको इससे भी बड़ा घर खरीदना है, तो अगर आपका गोल बड़ा है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी। ये सिर्फ एग्जांपल आपको समझाने के लिए बताया गया है। अब मिस्टर एक्स का जो नेक्स्ट गोल है वो है चाइल्ड एजुकेशन।
आज के टाइम पर किसी भी अच्छे से कॉलेज से डिग्री लेने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए की जरूरत होती है। अगर आप फॉरेन पढ़ने जाओगे तो 1 करोड़ भी कम पड़ जाएगा। लेकिन हम मिस्टर एक्स की सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस गोल को अचीव करने के लिए उनके पास 20 साल का टाइम है। अगर हम एजुकेशन इन्फ्लेशन को 7% मान के चलते हैं तो उन्हें वो एजुकेशन जो आज 5 लाख रुपए में मिल सकती है उसे 20 साल बाद लेने के लिए 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो उनका ये गोल सिर्फ 900 रुपए की SIP करके और हर साल SIP अमाउंट को 10% बढ़ाकर इन्वेस्ट करने से कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए हमने 14% का रिटर्न एक्सपेक्ट किया है। अब टैक्स प्लानिंग के टाइम पर मैंने आपको बताया था कि 80C का टैक्स बेनिफिट लेने के लिए आप ELSS फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और पास्ट के डेटा से हमें दिखता है कि ELSS फंड में 15 से 16% तक के रिटर्न्स मिल जाते हैं। इसलिए 14% का रिटर्न एक्सपेक्ट करना कोई गलत नहीं है। और अगर आप 900 रुपए हर महीने ELSS फंड में इन्वेस्ट करेंगे और उसे हर साल 10% की रेट से बढ़ाएंगे, और अगर आपको 14% के रिटर्न मिलते हैं तो 20 साल बाद आपको 21 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे आपका ये गोल भी अचीव हो जाएगा। अब गोल प्लानिंग का थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिटायरमेंट प्लानिंग। हम मानकर चल रहे हैं कि मिस्टर एक्स के मंथली एक्सपेंसेस 20,000 रुपए हैं, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। तो हमने इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन 6% रखी है। इसके अलावा हम ये भी मानकर चल रहे हैं कि एज बढ़ने की वजह से उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, तो उनको अप्रॉक्स 23,000 हर महीने चाहिए होंगे। इसमें हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया है, तो क्योंकि उनकी एज 25 ईयर्स है और रिटायरमेंट एज 60 होती है, तो रिटायर होने के लिए उनके पास अभी 35 ईयर्स हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम 85 ईयर्स मानकर चल रहे हैं। तो जब ये सारा डेटा डालने के बाद रिटायरमेंट कैलकुलेटर पर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि 60 की एज में जब वो रिटायर होंगे तो उन्हें 5.3 करोड़ रुपीस चाहिए होंगे। अब क्योंकि मिस्टर एक्स टोटल 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करना चाहते थे, जिसमें से 4100 रुपीज घर की SIP है, 900 रुपीज चाइल्ड एजुकेशन के लिए हैं, तो हमारे पास 5,000 रुपए ही बचे हैं। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए हम 5,000 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। पर क्योंकि उनकी सैलरी हमेशा 40,000 ही नहीं रहेगी, जॉब में एक्सपीरियंस के साथ सैलरी भी इंक्रीज होती है, जो कि हम 10% मानकर चल रहे हैं, तो वो हर साल 10% के रेट से अपनी SIP को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट 35 ईयर्स तक हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, साथ ही हर साल 10% के रेट से अपनी SIP को बढ़ाते हैं, और अगर इस इन्वेस्टमेंट में आपको 15% के रिटर्न्स मिलते हैं, तो 35 ईयर्स बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा वो होगा लगभग 14.21 करोड़ रुपीस, यानी 14 करोड़ से भी ज्यादा का आपको अमाउंट मिलेगा, जिसे अगर हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दें तो ये आज के टाइम के 1.84 करोड़ के बराबर होगा। बट हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से तो हमें 5.3 करोड़ रुपीस चाहिए थे, तो ये कैसे होगा? तो देखो, जब आप 60 साल की एज में रिटायर होंगे तब आपके हाथ में आज के टाइम के 1.84 करोड़ रुपीस होंगे। वैसे तो 14 करोड़ रुपीस होंगे, लेकिन महंगाई बढ़ने की वजह से जितना सामान आज आप 1.84 करोड़ रुपीस में खरीद सकते हैं, उतना सामान खरीदने के लिए आपको 14 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम उस पैसे को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के बाद बोल रहे हैं कि आपके पास आज के टाइम के 1.84 करोड़ रुपीस होंगे। अब ये पैसा आपकी रिटायरमेंट के लिए है, तो इस पैसे को आप एक ही दिन में तो खर्च नहीं कर दोगे, आप इस पैसे को कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करोगे। तो अगर आप इस पैसे की सिर्फ FD भी कराते हैं और आपको 5% के रिटर्न मिलते हैं, तो इससे हर साल आपको 9,20,000 रुपए मिलेंगे, यानी हर महीने का इंटरेस्ट लगभग 76,000 रुपीज होगा। इसमें टैक्स भी अगर आप पे करेंगे तो उसके बाद भी आराम से आपका खर्चा निकल जाएगा, साथ ही वो पैसा सेव भी रहेगा। तो इस तरीके से अगर आज आपकी एज 25 ईयर्स है और आप 40,000 रुपए महीना कमाते हैं, तो 60 साल की एज में आप 14 करोड़ रुपए के साथ रिटायर हो सकते हैं। अब क्योंकि 60 साल होने को 35 साल का टाइम है, तो इस टाइम पीरियड में महंगाई भी बढ़ेगी, तो अगर उस महंगाई को भी एडजस्ट कर दिया जाए तो 35 साल बाद 14 करोड़ रुपए की वैल्यू आज के लगभग 2 करोड़ रुपए के बराबर होगी, यानी वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा। अब यहाँ पर हमने जो 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट किया है, उसको पाने के लिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपना 60% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में, 25% पैसा मिड कैप स्टॉक्स में और बचा हुआ 15% पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 15% के रिटर्न के लिए 80% पैसा फ्लेक्सी कैप फंड में और बचा हुआ 20% पैसा स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे गोल आसानी से अचीव किया जा सकता है। अब दोस्तों, मिस्टर एक्स ने होम, एजुकेशन और रिटायरमेंट प्लानिंग तो कर लिया है, तो उनका जो फोर्थ गोल है वो है रिटायरमेंट के बाद एक कार खरीदना।
तो जब मिस्टर एक्स 45 की एज में अपना घर खरीद लेंगे तो फिर वो जो पर मंथ 4100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे थे वहां से वो फ्री हो जाएंगे। इसके अलावा 20 साल बाद चाइल्ड एजुकेशन के लिए वो जो एसआईपी कर रहे थे वो भी पूरी हो जाएगी, जिससे 900 रुपीज और बच जाएंगे। तो वो उस 5000 रुपए पर मंथ को इन्वेस्ट करके कार खरीद सकते हैं। और 5000 रुपए से मेरा मतलब आज के 5000 रुपए नहीं है, आज से 20 साल बाद उनकी सैलरी भी बढ़ चुकी होगी, तो उस हिसाब से उनके जो 5000 रुपए होंगे वो काफी ज्यादा होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग की जाती है। यहाँ पर जो अमाउंट हमने आपको शो करा है वो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। अगर आपको 25 लाख रुपए की जगह 25 करोड़ का घर खरीदना है तो आपको उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। मैं जानता हूँ आप सभी की फाइनेंशियल कंडीशन और गोल्स अलग हैं, बट इस वीडियो में जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया है उससे समझकर आप अपने गोल्स को भी प्लान कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप एंजल वन में अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।